नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, ये अनमोल की भेजी हुई अपनी आप बीती है। अनमोल, जिनकी उम्र उस घटना के टाइम में करीब करीब 24-25 साल का था। अनमोल टैक्सी ड्राइवर थे, टैक्सी चलाने का काम करते थे, उत्तराखंड निवासी। तो चलें आज की कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपसे यही गुजारिश है कि अगर आप मेरे नए चैनल पर अभी तक नहीं पहुंचे हैं या फिर अभी तक उस चैनल पर जाके सब्सक्राइब नहीं किया है, उन कहानियों का आनंद नहीं लिया है, तो जल्दी से हमारे नए चैनल पर जाइए, राज की कहानियाँ। उस चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप उन माध्यम से आराम से मेरे नए चैनल पर पहुंच सकते हैं। तो चलिए अब अनमोल की कहानी में चलते हैं, अनमोल के ही नज़रिया से, अनमोल के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम अनमोल है। पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मैं उत्तराखंड का गांव का रहने वाला, और मेरे पिता टैक्सी ड्राइवर थे। लेकिन अब उनको टैक्सी चलाने में दिक्कत परेशानियां होने लगी थी। आँख कमज़ोर हो चुका था और आँख का ऑपरेशन भी हुआ था, और इसके बाद डॉक्टर ने टैक्सी चलाने से मना कर दिया था। अब एक तरह से वो घर पर आ बैठे थे, और मैं जो था ना उस टाइम में, टैक्सी तो मैं पापा के हाथों चलाना सीख गया था। हाँ, मैं टैक्सी ड्राइवर का नौकरी कर रहा था किसी और की टैक्सी पर। हाँ, वैसे ही मेरे पापा भी करते थे। अपनी कोई टैक्सी तो थी ही नहीं, लेकिन हम दोनों की कमाई मिलकर के हमारे घर का खर्च बर्च आराम से चल जाता था। लेकिन जब पिता मेरे घर पर बैठ गए ना, तो एक तरह से सारी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर आ चुकी थी। अब उस टैक्सी ड्राइवर की कमाई से हमारा घर बहुत मुश्किल से चल रहा था। इधर उधर अब कर्जे भी लेने पड़ते थे, हाथ पसारने पड़ते थे, और हम लोग अब उसी दुश्वारी में जी रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि हमारा आमदनी कैसे बढ़े, ऐसा कौन सा काम करें जिससे हमारा इस गरीबी से निजात मिले। लेकिन बात बन नहीं रही थी। मैं उस टैक्सी ड्राइवर की नौकरी बिल्कुल करना ही नहीं चाहता था। एक तो वक्त से पैसे नहीं मिलते थे, और पैसे भी मिलते थे ना तो टूट टूट करके, आधा कभी देता था, आधा बाद में। वो पैसा एक तरह से मेरे किसी काम में नहीं आ रहा था। लेकिन मैं मजबूर था, और जगह पर कोई काम नहीं मिल रहा था। तो मैंने अपने पापा से सलाह किया कि पापा, क्यों ना एक सेकेंड हैंड की अब टैक्सी खरीद लिया जाए, ताकि हमारी जो आमदनी है बढ़ जाए। पापा तो तैयार हो गए, लेकिन पैसा था ही नहीं। अब हमारे घर में अब ऐसा कुछ इनकम अलग से तो था नहीं। माँ से भी पूछा कि कुछ पैसे तुमने जमा किए होंगे। माँ बोलने कि हाँ, जमा तो था, लेकिन तेरे पिता के आँख के ऑपरेशन में जो भी जमा था हमने लगा दिए, अब तो बेटा नहीं है। तब मैंने अब संयुक्ति ये सबके साथ में मिलकर हमने बात की पापा से कि अब बताओ, अब कैसे हम टैक्सी लें। अगर हम टैक्सी ले लेते हैं तो जाहिर सी है कमाई बढ़ जाएगी, अच्छी आमदनी होने लगी। तब पापा कहने लगे, तो चिंता मत कर, मैं कोई ना कोई उपाय करता हूँ। अपना जो ज़मीन है गिरवी रख दूंगा, और उस पैसे को तुझे दूंगा, और तू अपना मन माफिक कोई सेकंड हैंड अब टैक्सी ले ले, देख कब जो चलने में अब ठीक रहे, धोखा ना दे। आखिरकार मेरे पापा ने पैसे का इंतजाम कर दिया था। हाँ, मैं अब ड्राइवर की नौकरी छोड़ दिया और पुरानी टैक्सी ढूंढने लगा था। लेकिन जो भी टैक्सी हमें मिलती थी ना, उसका बजट इतना काफ़ी होता था कि जितने मेरे पास में पैसा था उसमें वो टैक्सी आ ही नहीं सकती थी। अब हमारा खेत गिरवी भी रखा गया था। हाँ, कोई टैक्सी भी सही ढंग की नहीं मिल रही थी।
जो हमारे बजट में हो। मिलती भी थी तो मैं देख लिया था चला करके, वो हमारी टैक्सी किसी काम की नहीं थी। उसमें तो बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता, तो टैक्सी लेकर कोई फ़ायदा भी नहीं था। इस तरह हम टैक्सी की तलाश करते रहे। लगभग काम छोड़े हुए महीना दिन बीत चुका था और हर दूसरे दिन कहीं न कहीं निकलते थे, अब फलानी जगह पे टैक्सी है। अब दोस्त भी बताते थे, मैं भी खुद ढूंढता था, लेकिन बात बन नहीं रही थी। आखिरकार एक जगह एक टैक्सी का पता चला। जब हम वहाँ पर गए ना, तो टैक्सी जिस बजट में थी ना, मुझे तो बड़ा अचंभा लगा। टैक्सी ज़्यादा पुरानी नहीं थी, चमक रही थी। मालिक उसका क्यों बेच रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खैर, हमें तो टैक्सी से मतलब था, टैक्सी तो मुझे पसंद आ चुकी थी। और जब मैं उस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू किया, तब उसके घर के लोग जो टैक्सी बेच रहे थे बताने लगे कि बेटा, हम अब इस टैक्सी का क्या करेंगे, चलाने वाला ही अब नहीं रहा तो कौन चलाएगा। मैं जब पूरा छानबीन किया, तब पता चला कि जो इस टैक्सी का ड्राइवर था उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन एक्सीडेंट में नहीं, बीमार पड़ गया था। अपने घर पर काफ़ी दिनों तक इलाज करवाया, फिर हॉस्पिटल में गया और इसके बाद वो जिंदा लौट के नहीं आया था। मुझे तो डर था कहीं एक्सीडेंट का मामला ना हो, कहीं एक्सीडेंट में उसकी जान तो नहीं गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तब मैं उस टैक्सी को अब मन बना लिया था। फिर वो मेरे बजट में थी टैक्सी और मैंने खरीद भी लिया। वाकई उस टैक्सी में जब बैठा ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था और टैक्सी तो मक्खन की तरह चल रही थी। अब मैं जब घर पे ले आया और अपने पिता को दिखाया ना, तो पिता भी आश्चर्य में पड़ चुके थे। कहने लगे कि तो ऊंची मॉडल है, इतनी कीमत में कैसी मिल गई। और तब मैंने वो कहानी बताई कि देखो पापा, जो लड़का इसको चलाता था ना, अब वो उस दुनिया में नहीं है, उसकी मौत हो गई है। पापा जब ये बात सुने ना, तो मेरी तरफ आंखें फाड़ के देखने लगे। क्या कहा तुमने, क्या कहा, कहाँ गया लड़का वो जो टैक्सी को चलाता था। और तब मैंने कहा पापा, अब वो ड्राइवर जो इस टैक्सी को चलाता था, जो मालिक था टैक्सी का, अब इस दुनिया में नहीं रहा। पापा जब सुने ना, तो मेरी तरफ घूर कर अब देखने लगे थे। कैसे मरा, एक्सीडेंट हुआ था टैक्सी का। मैंने बोला नहीं पापा, एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो बीमारी से मरा है। लेकिन पापा जो थे ना, अब उनके मन में कुछ घबराहट, कुछ बेचैनी मुझे साफ दिखाई दे रही थी। और कहने लगे कि बेटा, जब तेरे को पता हो गया था तो ये टैक्सी लेने की ज़रूरत क्या थी, ये टैक्सी तुझे लेना ही नहीं चाहिए था। हाँ, तब मैंने पापा को समझाते हुए कहने लगा पापा, इस बजट में जो टैक्सी मिली है ना, अब मैं इसको छोड़ नहीं सकता था। मैं तो महीना दिन से टैक्सी ढूंढ रहा था, कोई बजट में मिल जाए, लेकिन बात ही नहीं बनी। अब इसमें अंधविश्वास वाली कौन सी बात है। अरे ड्राइवर जो मालिक था बीमारी से मर गया, एक्सीडेंट तो हुआ नहीं था। लेकिन ये बात पापा के दिमाग में एक्चुअल में बैठ चुकी थी। अब वो डरे डरे से नजर आते थे, लेकिन मैं उनका डर को बढ़ाना नहीं चाहता था, डर को निकालना चाहता था। हाँ, मैं अपने पापा से कहता, पापा आप क्यों डर रहे हो, ऐसी क्या बात होगी इस टैक्सी में। तब पापा कहने लगे, बेटा, जिस टैक्सी का मालिक जिस टैक्सी ने खरीदा है, और उसकी एक प्रिय चीज होती है, उसके लिए बड़ा बहुमूल्य होती है। और वो इंसान का अब आकस्मिक निधन हो जाए ना, तो उसकी आत्मा टैक्सी के पास ही भटकती रहती है। और इसलिए मैं बेटा तुझे मना कर रहा था, तूने इसके बारे में मुझे बताया भी नहीं था। बेटा मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। पिताजी की बात पर मैं मन ही मन मुस्कुरा बैठा था कि पिताजी पुराने लोग हैं और आज भी उन जमाने में जैसे जिया जाता था अंधविश्वास में, अभी भी जी रहे हैं। और तब मैं उनको समझा के कहने लगा, अरे पापा किस जमाने में हो, ये देखो विज्ञान का युग है। अब उस टाइम में अब क्यों ऐसा कैसे होता था ये तो नहीं मुझे पता,
लेकिन अब इस युग में हमें डरने की जरूरत नहीं है। अंधविश्वास तो मैं मानता ही नहीं था, और आखिरकार अब टैक्सी को मैं चलाने लगा था। वाकई में पहला जब मुझे ग्राहक मिला था ना अपनी टैक्सी में, मैं बहुत खुश था। और वो ग्राहक ही ऐसा था, बड़ा दिलेर था। अब वो जब उतरा ना तो किराया तो दिया ही दिया, और इसके अलावा इनाम भी दिया। कहने लगा, भाई तुम तो बहुत बढ़िया ड्राइवर हो, और तुम इस पहाड़ी रास्ते पर इतनी तेज़ी से मुझे इस जगह पर पहुंचा दिया, और मैं उसके लिए तुम्हें धन्यवाद भी करता हूं, और ये तुम्हें इनाम भी देता हूं। मेरा हौसला बढ़ चुका था पहले ही ग्राहक से, और इसके बाद तो मैं उस टैक्सी पर रात दिन मेहनत करने लगा था, पैसा कमाने लगा था। और वाकई में अब उस पैसे मैं जितना कमाता था ना, उस नौकरी में तो कभी इतना कमा ही नहीं सकता था जो मैं टैक्सी ड्राइवर का करता था। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। ऐसा मेरे टैक्सी का कोई नज़र लगा कि मेरी कमाई ही रुक गई थी। मैं मेहनत तो करता था, सवारी बैठती थी, और ये हुआ था 3 महीने के बाद में, जब मैंने टैक्सी खरीदा था। ना जाने किसकी नज़र लगी थी हमारी टैक्सी को, और ऐसे ऐसे परेशानियाँ मेरे साथ घटने लगी कि जैसे मैं सवारी को बिठा के और टैक्सी स्टार्ट करने की कोशिश करता ना, तो टैक्सी स्टार्ट ही नहीं होती थी। सवारी गुस्सा हो जाती थी, और जब वो उतर करके दूसरे टैक्सी में सवार हो जाती थी, और तब मेरी कार टैक्सी जब स्टार्ट करता तो मक्खन की तरह स्टार्ट हो जाती थी। ऐसा एक बार नहीं, ना जाने कितनी बार हो चुका था। और ऐसे ऐसे जगह पर हमारी टैक्सी रुक जाती थी जहाँ पर कोई अब आस पास में होता ही नहीं था। कई बार मैं मुश्किल का सामना किया था। हाँ, मुझे तो नहीं, लेकिन मेरे पापा को ज़रूर कहना था कि देख, मैं तेरे को मना करता था ना बेटा। हाँ, वही बात हो रही है। मैं कहने लगा कि पापा, हम अंधविश्वास में जीते नहीं हैं, ना इन चीज़ को मानते हैं। अरे अभी नहीं हो रही है, टैक्सी में कोई खराबी है, अब मैं इसको दुरुस्त कराऊंगा, अब फिर कमाई होने लगेगी। मैं टैक्सी का सर्विस भी करवाया, और टैक्सी बिल्कुल मक्खन की तरह चल रही, फराटे भर रही थी। ऐसा उसमें कोई दिक्कत था ही नहीं। लेकिन इसके बाद भी वो परेशानियां मुझे घेर कर खड़ी थी। कई बार सवारी बैठाए हुए उनको वापस करना पड़ता था, क्योंकि टैक्सी चलेगी तभी तो जाएगा। ऐसा क्यों होता था मैं अंदाजा भी नहीं लगा सका था। आखिरकार जब मैं अपने घर लौटता, पिता पूछते कितना कमाया आज। अब मैं क्या जवाब देता कि देखिए, अब ऐसी ऐसी परेशानी खड़ी हो गई। और तब मेरे पिता कहते थे ना कि मैं तुझे अब बताता था ना कि देख, इसमें ज़रूर कोई ना कोई चक्कर है। मैं कहने लगा कि ऐसा कोई चक्कर नहीं है, देख लेना, यही टैक्सी एक दिन फिर से कमा के देगी। अभी हमारा टाइम थोड़ा ख़राब चल रहा है। हाँ, मैं पापा की बात को परवाह भी नहीं करता था। मैं जानता था कि आज भी वो पुराने ज़माने के ख्यालों में जीते हैं, वही सब अब देखना चाहते हैं। लेकिन मैं नए ज़माने का लड़का था, मेरी जो सोच थी नई थी। मैं भूत प्रेत पर यकीन भी नहीं करता था, ना इन चीज़ों को मैं मानता था। और आखिरकार टैक्सी तो मैं चलाता रहा, अब उतना पैसा कमा नहीं पाता था। अब मैं ऐसे ही एक रात एक सवारी को बिठा करके अब जा रहा था छोड़ने के लिए। रात का टाइम था, सवारी को घर पर छोड़ भी दिया, और उसके बाद मैं टैक्सी स्टार्ट करना शुरू किया तो स्टार्ट ही नहीं हुई। बहुत टाइम मेरा खराब हो चुका था। आखिरकार वो सवारी कहने लगा कि भाई ड्राइवर साहब, आज यहीं रुक जाओ, तुम्हारी टैक्सी भी नहीं चाहती है कि अब इस रात में चले। अब इस बात को संकेत मानो या मेरी सलाह मानो, रुक जाओ, आज आगे मत जाओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और तब मैं उस सवारी को समझाया कि देखिए, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, अब मुझे मालूम है, मैं अंधविश्वास को कतई नहीं मानता ही नहीं। लेकिन वो सवारी कहने लगी, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी दूसरे को सलाह को मान लेना चाहिए।
ना जाने किस भेष में कौन क्या बोल रहा है, कौन है। लेकिन मैं इन चीज़ों को भी यकीन तो नहीं करता था। अब मैं अपनी टैक्सी स्टार्ट करने लगा। हाँ, थोड़ा मेहनत जरूर लिया था, लेकिन टैक्सी मेरा स्टार्ट हो गया था। अभी तो कुछ दिन पहले ही मैं सर्विस करा के आया था। तब से ये पहला झटका मुझे टैक्सी ने दिया था। खैर, अब उस रात को मैं अपने रास्ते निकल गया। अब मुझे अपने घर भी लौटना था, आराम भी करना था। लेकिन सारा अब एक तरह से पूरा 1-1.5 घंटा अब रात का मेरा उसी टैक्सी के चक्कर में अब निकल चुका था, बेकार हो चुका था। वो मैं 1-1.5 घंटा जो टाइम था ना, मैं अब उसको मेकअप करना चाहता था। मैं अपने घर की तरफ, अपने गांव की तरफ लौटने लगा था, तेज तेज टैक्सी चलाते हुए। अब वही हुआ। अब घने जंगलों के बीच में से रास्ता निकल रहा था, और रास्ता बिल्कुल सुन सपाटा हुआ पड़ा था। उस टाइम रोड पर एक भी कोई साधन चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। और उन्हीं जंगलों के बीच में मेरी गाड़ी जो थी ना, झटके मार करके फिर रुक चुकी थी। वाकई में मुझे इस गाड़ी से बड़ा अब गुस्सा आने लगा था। अब मैं अब वो ही सोच रहा था कि पापा कहीं सही कह रहे क्या, वाकई इस गाड़ी में कोई नुक्स है, तभी तो ऐसा कर रही है। मैं 2-3 बार सब एक तरह से मैकेनिक को दिखा चुका था, सर्विस करा चुका था। मैकेनिक देख के बोलता कि सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उसमें ज़रूर करता था। अब शायद वो फॉल्ट को पकड़ नहीं पा रहा था, या फिर भगवान ही जाने इस टैक्सी के इंजन में कमी क्या थी। खैर, उस रात को मैं अब उस अनजान जगह पर मैं एक तरह से उस सुनसान रोड पर था, जो वहाँ पर मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। उस रोड पर शायद मैं कभी गया था, मुझे याद नहीं था, कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी। ग्रामीण क्षेत्र का, उत्तराखंड का इलाका, उस रोड पर मैं पहली बार, ऊपर से आधी रात का वक्त, और मेरी टैक्सी अब रुक चुकी थी। बड़ा परेशान हुआ, बहुत कोशिश कर लिया, लेकिन टैक्सी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं निराश हो गया था। इसके बाद मैं टैक्सी के पास खड़ा होकर के और टैक्सी से जैसे बात करने लगा था कि ऐसा तुम क्यों कर रही हो, तुम्हारा ये हाल ठीक नहीं है, तुम्हें तो मेरी मदद करना चाहिए। जैसे मैं इंसान से बात करता हूँ ना, ऐसे ही मैं उस वक्त टैक्सी से बात कर रहा था। मैं यही बात करते करते अब एक तरह से 5-7 मिनट बीत चुका था। मुझे बड़ा गुस्सा भी था, तभी तो मैं ऐसा बर्ताव कर रहा था। मुझे लग रहा था कि पिताजी बिल्कुल सही कर रहे हैं, ये टैक्सी मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं है। तभी तो हर बार अब धोखा दे रही है। ऐसा ही मेरा वक्त निकलता जा रहा था, आधी रात का वक्त था। मैं सोचने लगा कि चलो अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब इसी टैक्सी में आराम करते हैं, आज सुबह होगा तब देखी जाएगी। अभी मैं सोच ही रहा था, बाहर खड़ा हुआ कि चलो अब क्या करना है, मैं अब चल के आराम ही करता हूँ, सुबह सुबह देखी जाएगी। आज जैसे ही अपने टैक्सी के दरवाज़ा खोलने लगा, तभी एक आवाज़ सुनाई पड़ी, जैसे कोई तेज रफ्तार से आ रहा हो। आज जब मैं पलट कर देखा ना, उस अंधेरी सड़क पर, और भी आधी रात के वक्त में, तो एक महात्मा जी मुझे दिखाई दिए, जो खड़ाऊ पहने हुए थे और तेजी से हमारी रोड के साइड से निकलते जा रहे थे। जब मुझे उस जगह पर टैक्सी लिए देखा तो वो रुक गए। आप पूछने लगे कि क्या हुआ बेटा, इस जगह पर, सुनसान जगह पर क्यों टैक्सी रोक के खड़े हो? इस जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है बेटा, तुम इस जगह से जल्द निकल जाओ, अभी रात का समय चल रहा है। लेकिन मैं उस बाबा को बताने लगा, बाबा टैक्सी मेरा स्टार्ट ही नहीं हो रही है, नहीं तो मैं इस जगह पर रुकता क्यों, मुझे खुद यहाँ पसंद नहीं आ रहा है। तब बाबा कहने लगे कि मैं देखूं कुछ। इसके बाद वो आए, मेरी टैक्सी को एक नज़र देखा, अंदर झांक कर देखा, फिर
मेरे कान में फुसफुसाते हुए कहने लगे कि इस टैक्सी में कोई आत्मा सवार है। अब जैसे ही उन्होंने ये बात बोला ना, तो मैं इन चीज़ों पर विश्वास करता ही नहीं था। अब विश्वास करने का मेरा मूड भी नहीं था। लेकिन बाबा जिन लफ्ज़ों में मुझे बताया था ना, मैं उस विषय पर अब सोचने लगा था। उधर मेरे पापा भी कहते थे कि ये टैक्सी मनहूस है। इधर ये जो बाबा थे वो पहली नज़र में देख के कहने लगे कि वाकई में ये टैक्सी मनहूस है। ये तुमने कहाँ से ले लिया? अब मैं क्या बताता कि मेरी परिस्थिति क्या थी। मैं ड्राइवर की नौकरी करता था, और फिर खेत गिर रख कर मेरे पिता ने मुझे अब ये टैक्सी दिलवाया। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ? बाबा अब मेरी बात सुन रहे थे। आप कहने लगे कि रुक जा, मैं कुछ इसका उपाय ढूंढता हूँ। इसके बाद वो पूरा टैक्सी की चक्कर लगाने लगे थे। जब रुके ना, तो मेरे कान में धीरे से बोले, जितना जल्द हो सके इस टैक्सी को बेच दो, नहीं तो तुम्हारी बर्बादी की ये रास्ता है। मतलब मैं उस वक्त में समझ नहीं पाया था कि बाबा कहना क्या चाहते थे। अब इस टैक्सी को बेच दूं तो दूसरा कहाँ से ले आऊँगा? बाबा तो बोल करके चले गए। इसके बाद मैं कई पल तक बाहर ही खड़ा रहा और इंतज़ार करता रहा। अब इंतज़ार के अलावा दूसरा कोई मेरे पास काम भी तो नहीं था। मैं उस जगह पर खड़ा सोचता रह गया। आधी रात का वक्त जैसे हो रहा हो और एकांत पूरा जगह, कोई ना आता हुआ ना कोई जाता हुआ, कोई नहीं दिख रहा है। बाबा ने जो बात बोली थी ना, मैं उसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा था। आखिर वो बाबा ने ऐसा क्यों कहा कि इसको तुम जितना जल्द हो सके बेच दो, नहीं तो ये बर्बादी का रास्ता तुम्हारा है? ऐसा क्या था? मैं इसी विषय पर सोच विचार कर रहा था। अब मैं अपनी टैक्सी से थोड़ा अलग खड़ा था। जिधर बाबा गए ना, मैं उसी साइड में देख रहा था, लेकिन वो अब मुझे नज़र नहीं आ रहे थे। मैं अब क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था। इतनी रात को मदद लूं तो किससे लूं? अगर उस रोड पर कोई आता जाता वाहन दिखता तो मैं ज़रूर रोकने की कोशिश करता, लेकिन कोई नज़र आवे तब ना। उस रोड पर बिल्कुल सन्नाटा सा पसरा हुआ था। मैं टैक्सी के थोड़ा दूरी पर खड़ा था और सोच रहा था कि हे ईश्वर, मैं अब क्या करूं, अब क्या करूं? कैसे अपने टैक्सी को स्टार्ट करूं, कैसे अपने घर को जाऊं? अब मुझे बाबा की कही हुई बातें कान में गूंज रही थी कि इस टैक्सी को जल्द से जल्द बेच दो। तब तक मेरी नज़रें कार के अंदर एक सुलगती हुई जैसे धुआं निकल रहा था पिछली सीट पर, जैसे हमारी टैक्सी के सीट के अंदर कोई आग लग गई हो। गाढ़ा गाढ़ा सा धुआं पहले तो धीरे धीरे उठा, और फिर देखते ही देखते वो धुआं पूरा कार में फैल चुका था। मैं जब उस धुएं को देखा ना, तो मेरा दिमाग सन सा रह गया था। मैं समझ ही नहीं पाया कि ये धुआं कहाँ से उठा और इतना जल्दी मेरे कार में कैसे फैल गया। अब मैं अभी दरवाज़ा खोलने ही जा रहा था कि हुआ क्या। मैं ज़रा टैक्सी में झांक के देखूं वास्तव में आग लगी है या फिर और कोई बात है। अभी दरवाज़ा पर हाथ ही लगाया था हैंडल को खोलने के लिए, और तभी मुझे अंदर में जो चीज़ दिखाई दी ना, मैं तो कांप के रह गया था। वो सफ़ेद धुआं में दो चमकती हुई आंखें लाल लाल नज़र आ रही थी, और वो आंखें देख करके मैं कुछ समझ नहीं पाया कि ये धुआं जो है और उसके अंदर ये आंखें, ये है क्या भला। लेकिन जैसे ही मैंने गौर किया ना, सब कुछ मेरे सामने आ चुका था। उस धुएं ने, सफ़ेद धुएं ने एक आकृति बन चुका था। वो आकृति एक नौजवान जैसा लग रहा था। बड़े बड़े बाल उसके जुल्फे, आंखें एकदम लाल लाल सी, सफ़ेद जैसे कपड़ा पहन रखा है, ऐसे ही मुझे नज़र आया था। और उसका ये रूप देख करके मैं
खौफ में भर चुका था। सबसे डरावनी उसकी आंखें थी। इसके बाद मैं तो एकदम घबरा गया था। मैं तो हैंडल पकड़े हुए था और तब तक मैं हैंडल छोड़ करके और भागा पीछे की साइड में। मैं भागता जा रहा था और एक जगह एक पेड़ था, उस पेड़ के पास रुक करके और मैं कार की तरफ देख रहा था। अभी भी उस कार में वैसा ही कुछ दिख रहा था, जबकि मेरी दूरी काफ़ी थी। लग रहा था कि कार के अंदर से धुआं निकल करके अब छत के ऊपर आ चुका है और उस धुआं में वही लाल लाल आंखें एक इंसान की आकृति बनी हुई दिख रही थी। मेरे लिए यह अनुभव बिल्कुल नया था। मैंने आज तक किसी भूत प्रेत को देखा नहीं था। मैं इन चीज़ों पर यकीन करता ही नहीं था। लेकिन जब मेरे आंखों के सामने ये सब बातें घटित होने लगी ना, तब मैं बेहद डर चुका था। मैं कुछ पल तो उस पेड़ के पास खड़ा रहा। अब सोचने लगा मन ही मन कि अब क्या करूं, मैं कहाँ भागूं, कहाँ जाके छिपूं। अब वो धुआं अब थोड़ा सा कार से ऊपर उठ चुका था और धीरे धीरे अब मेरी तरफ बढ़ने लगा था। और इसके बाद तो मैं बेहद डर चुका था। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था कि मैं किधर भागूं। एक पतला सा रास्ता अंदर में जा रहा था जंगल की साइड में, और वो मुझे सुरक्षित लगा कि अगर मैं रोड पर भागूंगा तो मैं नज़र में आ जाऊंगा। इधर तो पेड़ है, जंगल है, मुझे इसी रास्ते पर थोड़ा अंदर जाके छिप जाना चाहिए। मैं अपने बचाव में सब कुछ सोच लिया था और वही मैंने किया। उसी रास्ते से अंदर के अंदर अब मैं घुस चुका था। थोड़ा दूर जाने के बाद अब मुझे बाहर का कोई भी नज़ारा दिख नहीं रहा था। एक मैं पेड़ के पास जैसे आकर के छिप गया था। दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। मैं जो नज़ारा देखा था ना, मेरे जीवन में ये पहला अनुभव था। और तब मुझे समझ में आया कि वास्तव में आत्माएं बहुत होती है। और मेरा जो पिता कहते थे कि ये गाड़ी को हटा दे। और वही बाबा कह रहे थे आज। वो बाबा कौन थे मैं तो समझ ही नहीं पाया था। आखिर उनका जो कहने का मतलब था अब मेरे सामने आ चुका था। मैं बेहद घबराया हुआ पेड़ के पास छिपा हुआ और उसी पगडंडी की तरफ देख रहा था। और तभी मुझे एक एहसास हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। अब मैं डर करके मुड़ता हूं ना, तब वही बाबा मुझे पीछे खड़े दिखाई देते हैं। मेरे पीछे उस बाबा को देख के मुझे थोड़ा सुकून हुआ। अब बाबा मेरी तरफ देख रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। आखिरकार उन्होंने बोलना शुरू किया, तूने देख लिया ना कि तुम्हारे कार के अंदर में क्या हो रहा है। मैं इसी चीज़ को तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन तुम मेरी बात पर शायद यकीन नहीं करते। लेकिन तुम अपनी नज़र से आज देख लिया ना, तुम अभी यहाँ पर सुरक्षित नहीं हो, तुम्हें सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए। अब तो बाबा की बात सुनकर के मैं बेहद डरा हुआ था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं कहाँ जाऊँ। ये बाबा क्या मेरी सुरक्षा नहीं कर सकते थे। अब मैं तो जैसे रोने लगा था कि बाबा ये सब क्या है। मेरी गाड़ी के अंदर में वो सफ़ेद धुआं एक इंसानी रूप ले लिया और इसके बाद वो छत तक आ गया। अब मेरी तरफ आने लगा और तब मैं वहाँ से भागा हूँ। वो बाबा कहने लगे, मैं सब जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम्हारी अपनी रक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। अब मैं तो एकदम रो रहा था, बाबा से कह रहा था, बाबा मुझे अब बचा लीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब बाबा कह रहे थे, नहीं, मैं तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, तुम अपनी रक्षा खुद ही करो अब। लेकिन जब मैं बाबा को छोड़ नहीं रहा था, बाबा आगे बढ़ रहे थे, अब मैं उनके आगे खड़ा हो जाता था कि बाबा आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। वो बला जो है अब मेरी तरफ आ रहा है। बाबा कहने लगे कि रुको, इसका उपाय मैं तुम्हें ढूंढता हूँ। अब फिर बाबा जैसे कोई सीटी बजाता हो, जीभ में उंगली रख करके ऐसी एक सीटी बजाना शुरू कर दिए। लेकिन उस सीटी बजाने का तरीका अलग था।
जैसे लग रहा है कि दो पक्षी चहचहा रहे हो। और जैसे ही सीटी की आवाज़ उस जगह पर गूंजी ना, तब तक मैं जो देखा हैरान रह गया था। बाबा वो अपनी जगह थे ही नहीं। ना जाने इतनी जल्दी बाबा कहाँ चले गए। मैं डरा हुआ हर तरफ बाबा को देख रहा हूँ, लेकिन बाबा अगर होते तो ज़रूर नजर आते। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं एक लड़की को आते हुए उसी रास्ते पर देखा। सुंदर सी लड़की, कम उम्र की, 20-22 साल की उम्र होगी, और दौड़ती हुई जैसे आ रही हो मेरी तरफ। जब मैं उसकी जुल्फे लहराता हुआ देखा, जितनी तेज दौड़ रही थी, मैं तो उसको अब एक भूतनी ही समझ लिया था। मैं भूत प्रेत पर कभी यकीन नहीं करता था, लेकिन जो कंडीशन मेरी वो उस टाइम थी, मुझे तो वो लड़की भी भूतनी लग रही थी। जैसे उसके बाल हवा में लहराते हुए मेरी तरफ दौड़ती आ रही थी। मेरा तो हृदय की गति अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका था। मुझे लगने लगा कि वही भूत है जो अब लड़की का रूप धारण कर लिया है। अब मुझे छोड़ेगा नहीं। वो बाबा होते तो मुझे रक्षा भी करते, लेकिन उन्होंने तो खुद मना कर दिया, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, जो करना है तुम करो। और तब तक मैं भागने की कोशिश करता, और तब तक लड़की मेरे पास पहुंच गई। मेरे पास आकर के हम मुझे घूरते हुए कहने लगी, डरो मत, मैं आ गई हूं ना, सब कुछ मैं सही कर दूंगी। आवाज़ बड़ा मीठी थी। अब मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि भूत प्रेत तो ऐसे होते नहीं हैं, इसमें ऐसा कोई निशानी नहीं दिख रही है। भूत प्रेत बिल्कुल नहीं है, लेकिन डर का जो आलम था कम थोड़ी हुआ था। मैं तो अभी भी घबराया हुआ उस लड़की को देखता, कभी बाबा को ढूंढने की कोशिश करता, लेकिन बाबा तो नज़र नहीं आए, लेकिन ये लड़की जरूर आ गई। और वो लड़की मेरा हाथ पकड़ करके कहने लगी, अगर जान बचाना है ना, तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो, मेरे पीछे पीछे दौड़ो, चलो इस जगह से, नहीं तो तुम बच नहीं पाओगे। आज जानते हो कौन सी रात है? मैं तो कुछ जैसे सुन ही नहीं रहा था। डर के मारे मेरा बुरा हाल था। मैं किसी बात का उस लड़की का जवाब नहीं दे रहा था। डर ऐसा शरीर में बैठा हुआ था, और बार बार मेरा हाथ पकड़ के खींच रही थी, चलो जल्दी से जल्दी चलो, आज तुम्हें पता नहीं है कौन सी रात है। आज बहुत बड़ी रात है, आसमानी ताकत का रात है। ना जाने कौन कौन सी भाषा जैसे गुड़ शब्द में वो मुझे बता रही थी, लेकिन मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा था। लड़की मेरा हाथ पकड़कर जंगल के अंदर ले जाती रही, और मैं बार बार पीछे मुड़कर देखता ना, तो वाकई वो धुआं जैसा शरीर वाला इंसान मेरा पीछा कर रहा था। दूर से उसकी चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थी। ये भला क्या था, मैं अभी तक समझ नहीं पाया था, लेकिन वो लड़की मेरी रक्षा करने पर उतारू थी। मेरा हाथ पकड़ करके दौड़ रही थी और कह रही थी, तेज चलो, बस कुछ ही देर पर हम पहुंच जाएंगे। आखिरकार मैं थक चुका था, मुझसे अब दौड़ा नहीं जा रहा था। मैं बैठना चाहता था, सांस लेना चाहता था, लेकिन वो लड़की मुझे रोकने नहीं दे रही थी और कह रही थी कि अगर तुम बैठ गए ना, तो फिर तुम उठ नहीं पाओगे। वो जो पीछे ताकत दौड़ रही है ना, तुम्हें दबोच लेगी, और फिर तुम्हारा इस दुनिया से पत्ता कट जाएगा। मैं खौफ में, फिर काहे के लिए बैठना, काहे के लिए सांस लेना? अगर मैं सांस लेने बैठूंगा तो मेरी सांस ही रुक जाएगी। इससे बढ़िया है जितना ताकत है दौड़ लेते उसी लड़की के पीछे पीछे, और वही मैंने किया। जब लड़की रुकी ना, तब मैं थोड़ा राहत की सांस लिया, लंबी लंबी सांसें लेने लगा। तब लड़की बोली, अब घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अपने जगह पर पहुंच गई हूँ, अब यहाँ पर वो ताकत कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, अब डरो मत, ये मेरा घर है। लेकिन घर कहाँ भाई, वो तो पूरा जंगल ही जंगल है, जिधर देखो जंगल जंगल, घर नाम का कोई चीज़ नहीं। तभी वो लड़की मेरी तरफ शायद मेरे मन की बात समझ गई थी। अब मेरा हाथ पकड़ करके एक मोटे पेड़ के पास आ करके खड़ी हो गई, और उसके बाद वो जो तना था ना, तना पर अपना जैसे हाथ पंजा रख दिया था, और एक पंजा
मेरे सर के ऊपर ने। जैसे ही उसने पंजा मेरे सर के ऊपर में रखा ना, मुझे तो ऐसा लगने लगा कि मैं बेहोशी आती जा रही है, सर चकराने लगा। मैं कुछ समझ नहीं पाया कि अब मेरे साथ में क्या होने वाला है, क्या मैं अब कल का सूरज देख पाऊंगा या नहीं। अब मैं बेहोश हो चुका था। जब मुझे होश आया ना, तो मैं वाकई एक तख्त के ऊपर पड़ा हुआ था। दरी बिछी हुई थी और उसके ऊपर मैं लेटा हुआ था, और थोड़ी ही दूरी पर वो लड़की एक लकड़ी की पुरानी सी कुर्सी पर बैठी हुई अब मुझे घूर रही थी। जब मुझे होश आ गया ना, तो अपनी कुर्सी से उठी और मेरे नज़दीक आके खड़ी हो गई। कैसी है तबीयत तुम्हारी? मैं उस लड़की को अब पहचान रहा था। वही लड़की थी जो मुझे उस चीज़ से बचा करके और यहाँ तक ले आई थी। लेकिन वो तो बड़ा सा पेड़ के पास में खड़ी थी, और इसके बाद मुझे कुछ याद ही नहीं आया। ये घर कहाँ पर था, मैं तो देखा ही नहीं। खैर, मैं अभी तक जिंदा था, इसी बात की मुझे खुशी थी। अब मैं कहने लगा कि जी बहुत आपने उपकार किया है, बहुत आपका शुक्रिया। क्या वो बला टल गई? तब वो लड़की कहने लगी अभी नहीं, अभी तो रात बाकी है। ये पूरी रात तुम्हारे लिए खतरे की घंटी है। ये रात सकुशल निकल जाए ना, और तब समझ लो कि तुम जिंदा बच पाओगे। वो जो शक्ति है ना, अब आस पास में मंडरा रही है, लेकिन यहाँ पर उसका कोई अब जोर नहीं चलेगा। यहाँ वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब तक तुम हमारे सुरक्षा में घेरे में हो, और तब तक तुम सुरक्षित हो। लड़की लगातार बोल रही थी। अब मेरा गला तो सूखा हुआ था। पानी के मुझे अब बेहद बेहद ज़रूरत थी। मेरी अब यह हालत देख कर लड़की को समझ में आ गया था कि वाकई मुझे पानी की ज़रूरत है। मटका रखा हुआ था, पुराना सा लोटा, गिलास, और लड़की लेके आई। लो पहले पानी पियो, गला तर करो। अब तुम चिंता मत करो, अब तुम बिल्कुल इस स्थान पर सुरक्षित हो। बस सुबह होने के बाद तुम इस जगह से निकल जाओगे। अब फिर देख लेना क्या तुम्हें करना है, नहीं करना है। मैं कुछ उसकी बात को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उस बाबा की बात मेरे कानों में जरूर गूंज रही थी कि इस कार को तुम जितना जल्दी हो सके बेच दो। ये कार तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अब मैं यही समझ रहा था कि जो कुछ भी है ना, जो भी शक्ति है उस कार के अंदर है, और वो कार ही मेरे लिए दुखदाई बन चुकी थी। अब मैं तो सोच लिया था कि इस जगह से सुरक्षित निकलने के बाद उस कार को, टैक्सी को कतई नहीं चलाऊंगा, और जो भी पैसा मिलेगा, जैसा मिलेगा, मैं उस कार को बेच दूंगा। मैं दूसरा टैक्सी जरूर ले लूंगा, लेकिन इसको नहीं चलाऊंगा। लेकिन अभी रात थी। पानी पीने के बाद मेरा जो शरीर था ना, एकदम अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे मैं बिल्कुल हल्का हो चुका हूँ। मुझे बड़ा आनंद महसूस होने लगा था। ना जाने उस पानी के अंदर में क्या मिलावट थी, क्या कुछ किया गया था, वो तो मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन उसको पीने के कुछ ही देर के बाद में पानी का असर होने लगा था। शरीर बिल्कुल हल्का फूल की तरह लग रहा था। एकदम अब मुझे आनंद से महसूस हो रहा था। डर जो था ना मेरा, वो निकल चुका था। और लड़की मुझे देख के बार बार मुस्कुरा रही थी, कह रही थी कि अब बताओ कैसा महसूस कर रहे हो अब। मैं बोलने लगा कि बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। ये आपने क्या पिलाया? लड़की मुस्कुरा के अब कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन वो अपना मुंह बंद कर लिया। अब फिर अंधेरा हो गया अचानक। वहां पर एक भयानक सी बाहर आवाज सुनाई पड़ी उस घर के बाहर में। और वो आवाज इतनी विकराल थी, तेज थी ना, शायद उसी की वजह से ये सब हुआ था। उस जगह अब उजाला था, और आज अचानक वो आवाज जैसे सुनाई पड़ी ना, अंधेरा हो गया। और वो लड़की तो मेरे ऊपर आ करके गिर पड़ी थी। बस मुझे इतना ही याद था। मैं फिर बेहोशी की दुनिया में अब चला गया था। जब मुझे होश आया ना, तो मैं खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ था। मेरे ऊपर मैं जो देख रहा हूँ, जंगल जंगल,
बड़े बड़े पेड़। अब फिर मैं नीचे देखता हूँ ना, तो मैं अपनी कार के पास एक खाली ज़मीन पर लेटा हुआ है और सुबह हो चुकी है। उस रोड पर अब ट्रैफिक चलना शुरू हो गया है। अब एक टैक्सी वाला उधर से गुजर रहा था। शायद वो मेरी गाड़ी को पहचानता था और वो टैक्सी आकर के रुक गई। और वो टैक्सी ड्राइवर उतर करके मैं देख रहा हूँ, मैं भी उसको पहचान गया। वो हमारा जाना पहचाना था। वो मेरा नाम लेके कहने लगा, अनमोल भाई, इस जगह पर क्या कर रहे हो? क्या रात में नशा पानी कर लिया क्या भाई ज़्यादा? मैं अब उसको क्या बताऊं कि कौन सा नशा मेरे पास हुआ पड़ा था। मैं सब कुछ उसको बताने लगा जल्दी जल्दी कि भाई मेरे साथ में ऐसा खेल हुआ है। तुम तो जानते हो भाई, मैं नशे का हाथ नहीं लगाता। वो मेरी बात सुन करके वाकई वो भी डर चुका था। कहने लगा, भाई जब उस महात्मा जी ने बोला है ना, तो ज़रूर कोई बात होगी। इस टैक्सी को बेच दो जितना जल्द हो सके। इसमें ही वो आत्मा रहती है, वो लड़का रहता है जिससे तुमने टैक्सी खरीदा है, और वो बीमारी में जिसको मौत हो गई है, शायद उसकी आत्मा इसी टैक्सी में रहती है। अब तो मैं सब कुछ समझ गया था। अब मुझे भी अब लगने लगा था कि बस घर पहुंचो और इसके बाद इस टैक्सी को हाथ नहीं लगाऊंगा। लेकिन एक बार टैक्सी स्टार्ट तो हो जाए। मैं उस टैक्सी ड्राइवर से गुजारिश करने लगा कि भाई कम से कम मेरी टैक्सी तो स्टार्ट करवा दो, तभी तो मैं अपने घर लेके जाऊंगा। वो मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गया। कहने लगे, चिंता की बात नहीं, मैं देखता हूँ ना। अब वाकई जब वो स्टीयरिंग पर बैठा ना, एक बार सेल्फ लिया, 2 बार लिया, और तीसरी बार में वही गाड़ी मक्खन की तरह स्टार्ट हो चुकी थी। और फिर मुझे बुलाया। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि ये सब देख करके, इस टैक्सी ने मुझे रात भर इतना परेशान किया और ये इतना खेला हो चुका था, और ये टैक्सी एकदम मक्खन की तरह स्टार्ट हो चुकी थी। मैं सब कुछ समझ गया था। और इसके बाद मैं ड्राइविंग सीट पर बैठा, लेकिन डरा हुआ। टैक्सी तो मैं चला रहा था, लेकिन मेरी नज़र जो थी ना, बैक मिरर पर लगी हुई थी। मुझे ऐसा कभी कभी एहसास हो रहा था ना कि जैसे कोई हाथ निकलेगा और मेरा गला दबा देगा। मैं बार बार वही चीज़ से डर लग रहा था। लेकिन अब सुबह थी। मैं जब घर पहुंचा ना, तो घर वाले सब परेशान थे। मैं जब अपनी कहानी बताया ना, तो उनका और डर बढ़ चुका था। मेरा पिताजी तो मुझ पर नाराज़ी हो गए थे और कह रहे थे ना कि बेटा, मैं जो कह रहा था ना वही बात हुई ना। इस टैक्सी को बेच दो, जितना पैसा मिले कोई परवाह नहीं। अभी जितना पैसा हमारे पास में है, हम दूसरी टैक्सी एक लेंगे। अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं ज़मीन को बेच दूंगा गिरवी से हटा करके, लेकिन ऐसी टैक्सी लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लेंगे तो नई टैक्सी लेंगे, पुरानी टैक्सी तो कतई नहीं लेंगे। मेरे पिता ने अपना फरमान सुना दिया था, और वही हुआ। 7-8 दिन तो हमें इंतज़ार करना पड़ा। टैक्सी के लिए अब ग्राहक ढूंढना इतना आसान नहीं था। मेरे घर के पास वो टैक्सी खड़ी रहती थी। अब मेरी जो खिड़की है ना, अब उसी जगह में खुलती थी। अब मैं काम पर तो जाता नहीं था, मेरी तो हिम्मत थी ही नहीं। और जब रात हो जाती थी ना, कभी मैं अब बाथरूम करने के लिए उठता और नज़र मेरी खिड़की पर पड़ जाती। हाँ, ऐसा लगता कि उस सीट पर, पिछली सीट पर कोई बैठा हुआ है। लाल लाल आंखें नजर आती थी। हाँ, मैं जल्दी से वो खिड़की के दरवाज़ा बंद कर लेता था। हाँ, फिर मैं सो नहीं पाता था। लेकिन आखिरकार एक ग्राहक टकरा ही गया था। टैक्सी कंडीशन अच्छी थी। हाँ, वो टैक्सी सही दाम पर बिक गई थी। हाँ, तब हम लोग बड़े खुश हुए थे, जैसे वो विपदा हमसे अब टल चुकी है। हाँ, इसके बाद हमने नया ही टैक्सी निकाला था। हाँ, फिर ऐसी कोई घटना मेरे साथ में नहीं हुई थी। लेकिन आज भी सोचता हूँ कि वो जंगल में मिले हुए बाबा कौन थे, और उसके बाद वो मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे थे। वो लड़की कौन थी जो मुझे हाथ पकड़ करके
और उस शैतान से, धुएं वाला शैतान से बचाती हुई मुझे अपने घर ले गई थी। और इसके बाद जो हुआ, क्या हुआ था उस जगह पर, वो भारी भरकम आवाज़ किसकी थी? क्या वो वही शैतान उस घर पर हमला कर दिया था? वो आखिर लड़की कौन थी? ये बहुत सारे सवाल थे जिसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, मेरे नए चैनल पर जाना ना भूलिएगा, राज की कहानियाँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ज़रूर उस पर विजिट कीजिएगा। कल हम मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।